तो भाइयों आज यस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों अभी तक मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टार्ट कर चुका हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन का चैप्टर ले लिया है वन शॉट। लेकिन यस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एल्कली मेटल होता है। ठीक है बेटा, अब टेंशन करने वाली कोई बात नहीं। अब आपके सर आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे और आप सभी बच्चों को बस इंतज़ार करना है कि अब जितनी जल्दी मैं कोर्स आपका आगे ले जाऊं, उतनी ही जल्दी आपका क्या काम है उस कोर्स को रिवाइज करना। जितना मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करो। NCERT कोई भी मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा क्या? NCERT, जो कि NCERT से ही नीट में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यस ब्लॉक एलिमेंट आज फर्स्ट लेक्चर होगा, फिर दूसरे लेक्चर में यस ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें NCERT के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पार्ट वन पे। और आप लोग तो इतना मालूम ही हो जाती NCERT हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चों को अभी तक नहीं मालूम है वो अभी आएँ और ज्वाइन हो जाए, जिससे कि क्या होता है हर एक नोटिफिकेशन, हर एक चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही जल्द पहुंचता रहेगा और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए यस ब्लॉक एलिमेंट ले चलते हैं NCERT पे। पहले क्या बोलता है यस ब्लॉक एलिमेंट, ये आप जानो। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि जितनी चीज़ें मैं लिखवाऊँ, मैं तो उतना लिखवा नहीं पाऊंगा, लेकिन बोलता रहूँगा उतनी चीज़ आप किनारे के पॉइंट में, मतलब अगर बात कर दी जाए कि NCERT ने जो स्पेस दिया है किनारे किनारे, वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, वहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, करीब करीब 1 से लेके 1.5 घंटे तक ये वीडियो रहेगा और आपके पास लेक्चर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों, टेलीग्राम अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। जैसे कि हमने बहुत सारा कमेंट पढ़ा, दिक्कत क्या है बच्चों की कि सर मुझे नोट्स नहीं मिला है। तो वो बच्चे टेलीग्राम पे जाएं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पे ज्वाइन होइए। उसमें सारे नोट्स, इंपॉर्टेंट डाटा, नेमिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने कल लेक्चर लिया है। फिर उस पर केमिकल बॉन्डिंग भी 8 टॉपिक वाइज चला देते थे, आप तो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। पहली चीज, NCERT ऊपर ही स्टार्टिंग में बोल रही है, 1 मिनट बस समय दीजिए, 1 मिनट। चलिए बस देखिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन, मतलब बोला है जो फर्स्ट एलिमेंट वाले ग्रुप होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलाइन। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब बोला है ग्रुप सेकंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रही है? ग्रुप सेकंड की बात कर रहे हैं। डिफर होते हैं किसमें? इन मेनी रिस्पेक्ट, बहुत सारे रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे अभी, कैसे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड डिफर होते हैं एक दूसरे से दी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। मतलब बात कर रहा है यहाँ पे, क्या बोले NCERT कि बेटा एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, मतलब बोला है फर्स्ट एलिमेंट जो कि एल्कली था और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप सेकंड है, वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। पहली चीज मैं यहीं पे वो चीज बता दे रहा हूँ, यहीं पे वो चीज अरे NCERT ने लिखा हुआ है साफ साफ कि जो एल्कली मेटल होती है वो हमारे कहाँ होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। बात ये है कि सुनो, जो हमारे ऑक्साइड में पाई जाती है वो एल्कली मेटल होती हैं, और जो ऑक्साइड के साथ साथ अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है उसे हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आया? समझ में आया भाई? एल्कली मेटल कैसे बोलेंगे? जो मेरे ऑक्साइड में मिलेगा उसे हम एल्कली मेटल बोलेंगे। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे बोलेंगे सर? अल्कलाइन अर्थ मेटल उसे बोलेंगे जो हमारे अर्थ क्रस्ट
और एज वेल एज ऑक्साइड में मिलेगा, उसे हम बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, अभी आगे तुम पढ़ोगे, जो कि बेरिलियम। बेरिलियम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कैसा है, क्यों वो एल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं इन्वॉल्व होता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में आप लिस्ट भेजिएगा। ठीक है, चलिए अब बोले द यस ब्लॉट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यस ब्लॉट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डी यस ब्लॉट ऑफ द यस ब्लॉट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द आउटर मोस्ट यस ऑर्बिटल। यहाँ पे बात ये क्या बोला है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर दी जाए तो वो किसमें आना चाहिए, किस ऑर्बिटल में आना चाहिए, यस ब्लॉक। पहली चीज सर इसका यस नाम ही क्यों पड़ा, यस ऑर्बिटल क्यों पड़ा, पहली तो बात ये होनी चाहिए ना। चलिए सब बताते हैं। देखिए पहली बात तो ये आप जानो यहाँ पे कि यस ब्लॉक इसलिए पड़ा क्योंकि यस ब्लॉक के पास मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो रखने की क्षमता बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन हेड बोल सकते हो, हेड कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। इसलिए यस ब्लॉक में 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव मतलब एक ध्रुव एल्कली मेटल, दूसरा ध्रुव एल्कलाइन अर्थ मेटल। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में भरे जाते हैं यस ब्लॉक से, वो 2 ध्रुव दर्शाते हैं, एक या तो एल्कली मेटल हो सकता है या तो एल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है। ठीक है, तो यस ब्लॉक क्यों 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हेड कर सकता, क्योंकि उसके पास 8 ऑर्बिटल होता है जिसमें 8 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, क्या बात समझ में, ये चीज वहां पे लिख लीजिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हेड इन यस ब्लॉक हैव 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यस ब्लॉक या यस ध्रुव में रह सकते हैं। ठीक है, जो कि आगे अभी तुम्हें मालूम पड़ेगा। हाँ बच्चों, चलिए बोल रहा है कि अब इतना तो समझ में आ जाए, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा आउटर मोस्ट यस ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट यस ऑर्बिटल में, बोला एट दी यस ऑर्बिटल कैन एटोमिडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यही बात मैंने तुमसे बोला था कि जो यस ऑर्बिटल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन एटोमिडेट करता है। ठीक है, अब बोला इसी वजह से 2 ध्रुव बना है और एक ध्रुव फर्स्ट होता है और एक ध्रुव सेकंड होता है, जो कि ये किससे बिलोंग करते हैं, यस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसलिए यस ब्लॉक से ये बिलोंग करते हैं, इसलिए एक पूरा ध्रुव बना दिया गया है। यस ब्लॉक किस में बना दिया, पीरियोडिक टेबल में, तो यस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आगे बोल रहा है क्या, बोला ध्रुव फर्स्ट, अब ध्रुव फर्स्ट की बात कर रहा है, तो बोला ध्रुव फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट, ध्रुव फर्स्ट कितने एलिमेंट से कंसिस्ट होता है ये बात कर रहा है। जैसे कि तुम तो आज से नहीं बहुत पहले से पढ़े हो जाए, 10th में होते तभी मालूम हो जा कि भैया हेलिना से फरिया तुमने सुना ही हो जा। तो भैया पहला कौन सा एलिमेंट आता है, लिथियम, कौन सा भैया, लिथियम। सोडियम, लीना के मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, और हेलिना के रब सी मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रेंसियम। क्या हो जाएगा भैया, फ्रेंसियम। देखो ये हमारे जो फर्स्ट के एलिमेंट हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं तो हम बोलते हैं एल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं भैया, एल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं भैया, एल्कलाई मेटल। अब सुनो, इन्हें मैंने क्या बोला था, ये जब इनकी मतलब अल्कलाइन मेटल जब वाटर से रिएक्शन होती, जब अल्कलाइन मेटल की वाटर से रिएक्शन होती तो ये क्या बनाते हैं भैया, हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनाते हैं भैया, हाइड्रा ऑक्साइड। इसलिए इन्हें और एक नाम बोला जाता है, दे आर because they form hydra oxide on the reaction with water से रिएक्शन करने के बाद ये हाइड्रा ऑक्साइड बनाते हैं, इसलिए इनको एल्कली मेटल बोला जाता है। ठीक है, तो इतनी देर तक
कोई भी 8% की देता नहीं सर। अब आगे चलो, बोला हुई आर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर, जो कि ये बहुत स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन इन नेचर में है। फिर बच्चों बोला द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड। अब ग्रुप सेकंड में कितने एलिमेंट इंक्लूड है ये पढ़ते हैं भैया। बेटा माने 4 एक टोटल बाप राजी, ये तो आपको मालूम ही होगा ट्रिक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रोटर साइंस नहीं, ठीक है। अब बेरिलियम की बात कर दिया जाए तो बेरिलियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, बेटा माने 4 मतलब कैल्शियम हो जाएगा, और स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा, और बैरियम हो जाएगा, और रेडियम हो जाएगा, ठीक है। तो कितने हो रहे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। इतने तो दिक्कत नहीं। अब बोले बस एक एक्सेप्शन हो रहा, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला था, जब मैंने पढ़ाने से स्टार्टिंग में ही बताया कि बेरिलियम क्यों नहीं एल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैंने बोला इसका तुम जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। तो दीज एलिमेंट आर विद द एक्सेप्शन, 8 एक्सेप्शन है भाई, 8 एक्सेप्शन है। तो बोला विद द एक्सेप्शन ऑफ द बेरिलियम कॉमनली नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल सब है, बस एक तो छोड़ दिया जाए तो वो है बेरिलियम। कार्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन इन्हें एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलेंगे, जब इनसे वाटर तो रिएक्ट करवाया जाएगा। तो बोला ये ऑक्साइड और एज वेल एज हाइड्रा ऑक्साइड दोनों बनाएंगे, जो कि एल्कलाइन इन नेचर के होते हैं। और दीज मेटल ऑक्साइड मतलब ये ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड ये हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मतलब अर्थ की मतलब पृथ्वी की परत पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी स्टार बनाई हुई है, तो रीजन हो रहा। अब सुनो, बेरिलियम मैंने पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ाया था वहां पे बताया था बेरिलियम एम्फोटेरिक इन नेचर होता है भैया, कैसे एम्फोटेरिक इन नेचर। अब आगे चलो चलते हैं भाई, चलो भाई। अब बोले एमन दी एल्कली मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर एविडेंट। भैया यहाँ से थोड़ी धीमा धीमा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें लगा सर धीमा धीमा क्यों पढ़ाते हैं, इसलिए क्योंकि ये धीमे धीमे पढ़ाने की गति में एक क्वेश्चन तुम्हारे नीट का जरूर बनता है, और इसी एक क्वेश्चन 5 नंबर आपका जाने नहीं देना है हाथ से, ठीक है। बोला एमन दी एल्कलाई मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर एबंडेंट। बोला है जितने एल्कलाई मेटल हैं, एल्कलाई मेटल में सोडियम की बात कर दी जाए और पोटेशियम की बात कर दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा एबंडेंट होते हैं, एबंडेंट, ठीक है। अब आदित्य बोला एंड लिथियम रुबिडियम सीजियम हैव मच लोअर एबंडेंट। तो बोला जाएगा भैया कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज़्यादा एबंडेंट होता कि नहीं। ये तुमसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें लग रहा है कि ऐसे पूछा जाए, तभी नहीं पूछे जाए, ये तुमसे कैसे पूछेगा मैं बता रहा हूँ। तुमसे एसर्शन और रीजन में देगा, फिर पूछेगा कि बच्चा बता पाएगा कि नहीं, और वहीं पे तुम्हारे एक जल्दी निकलवाएगा, ये भी ले सकता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट एबंडेंट, तुम एल्कलाई पढ़ रहे हो और वहां पे एल्कलाइन अर्थ मेटल दे देगा, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए हर चीज तो कंफ्यूजन आपको यहीं पे दूर कर लेना है। अब देखो बोल रहा है लिथियम रुबिडियम और सीजियम की बात कर दी जाए तो ये लोअर एबंडेंट होते हैं, ये बहुत कम पाए जाने वाले तत्व होते हैं। और फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, फ्रेंशियम इज हाईली रेडियो एक्टिव है, कोई बड़ी बात नहीं, 10th से तुमने ये चीज पढ़ाई होगा, ठीक है। बोला इट इज अ लॉन्गेस्ट लाइव्ड आइसोटोप, फ्रेंशियम तक तो एक लंबी एक बात कर दी जाए, फ्रेंशियम एक पूरा तहलका मचा सकता है, एक छोटे 1 ग्राम की बात कर रहा है, 1 मिलीग्राम की बात कर रहा है, और इसके
आइसोट्रोप भी हैं वो देखते हैं। आइसोट्रोप मतलब फ्रेंशियम या फ्रेंशियम 223, ऊपर वाला क्या होता है भैया, मास होता है। तो ये आइसोट्रोप का मास है, ठीक है। हैज अ हाफ लाइफ ऑफ द 21 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भैया। नीट 2015 अप्रॉक्स ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फ्रेंशियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ ओनली 21 मिनट, उसकी आधी जीवन मतलब अगर फ्रेंशियम 1 मिलीग्राम भी कहीं रोक दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो उसका आधा 21 मिनट में उसकी आधी लाइफ पूरी हो जाती है। तो ये बताओ कितना ज्यादा रिएक्टिव है, और इसीलिए इससे नाम रखा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल, भाई फ्रेंशियम कहाँ पाया जाता है, अल्कलाइन मेटल की अर्थ मेटल, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में पाया जाता है। अब बोला है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बोल क्या रहा है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th इन अबंडेंट, मतलब बात कर रहा है कैल्शियम 5वें नंबर का एबंडेंट होता है, मतलब बात कर रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम का चेस पोस्ट दिया गया 5th रैंक, और कैल्शियम से बात कौन है, मैग्नीशियम तो कौन सा रैंक दिया है, 6th रैंक, जो कि बहुत ज्यादा एबंडेंस में पाए जाते हैं इन दी अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम 5वें रैंक पे और मैग्नीशियम 6वें रैंक पे हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th एंड 6th इन एबंडेंट रिस्पेक्टिवली इन दी अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद बोला स्ट्रोंशियम एंड बैरियम हैव मच लोअर अबंडेंस, वही सेम बात यहाँ पे रख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं। बेरिलियम इज अ रेयर, अब बोल रहा है क्यों बेरिलियम बहुत रेयर होता है, क्यों, रेडियम भी बहुत रेयर होता है, और कंप्राइजिंग ओनली 10⁻⁻10% ऑफ द इजनस रॉड, बोला बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि इनका परसेंटेज देख लिया जाए तो 10⁻⁻10 भैया, 10⁻⁻10 यार बहुत कम है। तो बहुत कम पाए जाने वाले यही दो एलिमेंट होते हैं, एक हमारा बेरिलियम होता है और एक मेरा कौन हो जाता है, बेरिलियम और रेडियम, ठीक है। अब यहाँ पे तुम एक नोट लिखो किनारे, लिखो नोट, बेरिलियम इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर, लिखो बेरिलियम इज अ एम्फोटेरिक इन नेचर ड्यू टू ये कौन सा होता, ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाता है, लेकिन ये कभी अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि ये अर्थ क्रस्ट में पाया ही नहीं जाता, इसलिए बेरिलियम एक एम्फोटेरिक नेचर होता है। ये एसिडिक और एज वेल एज बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करती है, ये एकदम बोल सकते हो डुअल नेचर शो करता है भाई, ये इधर उधर दोनों साइड में रहता है, कभी एक साइड में नहीं रहा है, ऑक्साइड एज वेल एज हाइड्रो ऑक्साइड दोनों शो करता है, और शो करने साथ साथ ये अर्थ क्रस्ट में पाया ही नहीं जाता है, इसलिए बेरिलियम तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में नहीं रखा गया है, ठीक है। देखो जो बच्चे सुन रहे होंगे उन्हें ये रिजल्ट मिल जाएगा, मैंने जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछा गया था वो चीज़ तुम अपने भाषा में हिंदी में लिख सकते हो। इससे क्या हो रहा कि आप जब पढ़ोगे तो आपका मतलब और आपकी दिक्कतें जितने रहे वो सॉल्व हो जाएंगी। अब बोला है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई हर किसी तो आता होगा, इतना तो नहीं है। बोल क्या रहा, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द s ब्लॉक एलिमेंट नोबेल गैस हो जाएगा, फिर NS1 फॉर द अल्कलाइन मेटल एंड नोबेल गैस, मतलब बोला अल्कलाइन मेटल के लिए नोबेल गैस, प्रीवियस नोबेल गैस, प्रीवियस मतलब अदर हेलिना तरफ से फरियाद में। अब देखो सोडियम तक तुमने चलो, और सोडियम के पहले वाले ग्रुप में जो नोबेल गैस होगा वो रखोगे, फिर NS1, NS मतलब नंबर ऑफ सेल, S⁻1 मतलब यस सब सेल में या यस ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर आप बताइए एकदम अच्छी तरह, अभी आगे सब बताऊंगा, बस थोड़ी इंतजार करिए, पेशेंस रखिए बस। बोल क्या रहा है, अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दिया जाए तो नोबेल गैस और NS
की पावर 1 जो कि एल्कली मेटल का होता है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर दिया जाए नोबल गैस प्लस EnH की पावर 2 हो जाएगा फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये चलिए अर्थ मेटल। अब बात कर रहा है भाई क्या, दी थिन रॉट ओवर layer of the earth crust are type of rock from the magma molten rock that are cooled and hardened। देखो ये कोई कभी कभी इससे भी पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ी पढ़ लो भाई क्या देता था। बोला जो चीज बहुत छोटे अमाउंट में, दी थिन रॉक की आउटर लेयर, मतलब जो रॉक का आउटर लेयर जो पतली सतह होगी, चट्टान की जो बाहरी लेयर की पतली सतह होगी, वो एक प्रकार का एक टाइप ऑफ दी फॉर्म फ्रॉम दी मैग्मा, और वो किस प्रकार से फॉर्म्ड होता है, मैग्मा। मैग्मा मतलब मॉल्टेन रॉक। बड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछ लिया और मैंने यहीं पे बता दिया। और यहाँ पे अर्थ क्रस्ट का नाम ले रहा है तो ये किससे बिलोंग करेगा, ये पूछ लेगा मॉल्टेन रॉक आर बिलोंग टू एल्कली मेटल, एल्कलाइन, अर्थ मेटल। तो क्या बताओगे भैया, अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा, तो मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट हैज टूल्ड एंड हार्डेन, और जो कि कभी कभी टूल्ड भी किया जा सकता है और उससे हार्डेन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक नॉलेज के लिए 8 पॉइंट मैंने वहां पे, बाय द वे तुम्हारा 8 नंबर मुझे बचाना है। ठीक है, अब देखो लिथियम एंड बेरिलियम, अब क्या इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब थोड़ी स्पीड हम अपनी बढ़ाएंगे। अब आप लोग तो धीमा सुनना है तो स्पीड धीमा कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग तो आता ही होगा। अब बोला लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। अब बात कर रहा है लिथियम और बेरिलियम की बात कर दिया जाए। लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है और बेरिलियम ग्रुप सेकंड का है रिस्पेक्टिवली, exhibit some property which are different from those of the other member of the respective group। अब बोला लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अब इसकी बात नहीं बोला, बस लिथियम की बात किया है और बेरिलियम दोनों फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। एक ग्रुप फर्स्ट का होता है, लिथियम ग्रुप फर्स्ट का है, और बेरिलियम ग्रुप सेकंड का है फर्स्ट एलिमेंट। दोनों फर्स्ट एलिमेंट होते हैं अलग अलग ग्रुप से, मतलब एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो चीज ये लोग एट्रिब्यूट करते हैं सम प्रॉपर्टी व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम those of the other member of the respective group। और इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी या चुस्त प्रॉपर्टी इन दोनों की डिफरेंट होती है एक दूसरे के ग्रुप से। अब ऐसा क्यों होता है अब आगे हम पढ़ेंगे, अभी आज हम सब पढ़ेंगे, बस ये बोला। फिर बोला है दी सेकंड एलिमेंट, बोला सेकंड एलिमेंट की बात कर दिया जाए। दी सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, जैसे कि लिथियम सो सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम। अब बोला कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, इनकी प्रॉपर्टी कुछ एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन सेकंड एलिमेंट उसी ग्रुप, अलग अलग ग्रुप की बात कर रहा है। देखो लिथियम किस ग्रुप का है, फर्स्ट, और यहाँ पे मैग्नीशियम किस ग्रुप का है, सेकंड। बोला है दोनों की ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम थोड़ा हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो अब देखो अभी तुम्हें मालूम पड़े, सॉरी। अब बोला 10 लिथियम शो सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम, लिथियम के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम किस ग्रुप का है, सेकंड का। और एल्युमिनियम किस ग्रुप का है बताओ, हेलिना तेरफ से फरियाद, या बेटा माने चार टूटा बाप राजी, किस ग्रुप का है। बोला बेरिलियम और एल्युमिनियम में दोनों की प्रॉपर्टी मैच हो रही है। अब यहां पे मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूं जो चाहिए, बहुत सही। ये हमारा ग्रुप फर्स्ट हो जाए, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, बेटा माने चार स्कूटर बाप, ओहो बाप राजी। तो भैया राजी और फ्रेंशियम ये तो रेडियो एक्टिव हो जाए, ठीक है। अब बोल क्या रहा है,
बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम की प्रॉपर्टी मिल तो नहीं रही। अब बोला क्या क्या कितनी कितनी प्रॉपर्टी मिल रही है, लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिल रही है। और लिथियम कहाँ पे है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हें सब समझ में आ जा। लिथियम यहाँ पे है और मैग्नीशियम यहाँ पे है, ठीक है। लिथियम यहाँ पे और मैग्नीशियम यहाँ पे है। तो लीना हे लीना तेरी तरफ से फरियाद, मतलब लिथियम और बेरिलियम आपस में कैसे हैं, डाइगोनल है। देखो लिथियम से सामने बेरिलियम है तो ये तो भैया पैरेलल हुए, इससे अपोजिट मतलब डाइगोनल बना रहा। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डाइगोनल बना, तो भैया लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे से डाइगोनल रिलेशनशिप में प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। मतलब क्या बोला एनसीईआरटी, लिथियम बेरिलियम जब एक ही पीरियोडिक में मतलब एक ही पीरियड में थे तब इनकी प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट थे, तो देना। लेकिन जब हमारा ये डाइगोनल में मिला मतलब लिथियम और मैग्नीशियम से जब मिला तब इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो मतलब अब तुम्हें तो समझ में आ जाए कि भैया इन दोनों का डाइगोनली रिलेशनशिप चलता है। सर क्या बात है, आपने फील करवा दिया। अभी तुम देखो, अभी तो तुम देखो, धमाका हो जा। बोला सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप दस लिथियम सो सिमिलरिटी, लिथियम सिमिलरिटी किसके साथ शो चलता है, मैग्नीशियम। और बेरिलियम शो चलता है एल्युमिनियम के साथ। और इन मेनी देयर ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये क्यों होते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्यों होता है भैया, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप के कारण। अब हमें लगता है डायगोनल रिलेशनशिप का कोई तुम्हें इधर उधर का मतलब नहीं समझ, मतलब जो मैंने जेट पढ़ाया है वही आपको समझ में आ गया होता, ठीक है। अब देखो दी डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू अ सिमिलरिटी इन आयनिक साइज। और ये क्यों होता है डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भैया, यहाँ पे पूछा जा चुका है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करता है, क्योंकि इनकी आयनिक साइज एंड और चार्ज या तो रेशियो, इन तीनों में कोई एक चीज इन दोनों का सिमिलरिटी हो जा, मतलब या तो आयनिक साइज या तो चार्ज या तो रेडियस का रेशियो, दोनों रेडियस का रेशियो या तो आयन साइज या तो चार्ज, इन तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी सिमिलरिटी होगी जिसकी वजह से बेरिलियम और लिथियम और मैग्नीशियम और बेरिलियम और एल्युमिनियम ये दोनों आपस में प्रॉपर्टी सिमिलरिटी है, ठीक है। अब उसके बाद बोला है मोनोवैलेंट सोडियम एंड पोटेशियम आयन एंड डाइवैलेंट। अच्छा सोडियम के पास एक चार्ज होता है Na+, तुम तो इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं, 10th में ही ये सारी चीज पढ़े होते। तो सोडियम के पास एक चार्ज होता है और कैल्शियम तुमने छाया ही होता, तो कैल्शियम 2+ में होता है। तो कैल्शियम के पास 2 चार्ज होता है, सोडियम के पास एक चार्ज होता है। तो क्या बोला इसमें, कोई रॉकेट साइंड है, मोनोवैलेंट जिसके पास 8 वैलेंसी होती है वो सोडियम है, और पोटेशियम के पास 3+ होता है मतलब 8 वैलेंस होता है। एंड डाइवैलेंट में बोला है मैग्नीशियम के पास Mg2+ होता है, कैल्शियम 2+ होता है। आर फाउंड इन लार्ज प्रोपोजिशन इन अ बायोलॉजिकल फ्लूइड। अब तुम बायो में इतना पढ़े हो गए कि भाई कहाँ पे Mg+2 का उपयोग होता है। जैसे कि मैं बायो की बात कर दूं, जब तुम फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे होते बच्चा, वहां पे जब बताया गया होगा कि जब वाटर स्प्लिट होता है तो कौन कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल में हमारे क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, Mg2+। अब हमारे ह्यूमन सर्कुलेशन की बात करी जाए, हमारे बैकबोन में कौन सा आयन होता है, कैल्शियम 2+। और कौन कौन सा है भैया, कैल्शियम मैग्नीशियम। सोडियम भैया तुम लोग तो जानते ही हो। these ion perform important biological function as well as such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction। पहली चीज, एक चीज मैं बात बताऊं, अगर तुम्हें मिनरल न्यूट्रिशन की बात याद आ जाए तो वहां पे तुम चले जाना बायो में, सीधे एक एनसीईआरटी की लाइन दी है जहां पे सोडियम पोटेशियम फास्फोरस पोटेशियम एक वर्ड आएगा, वहां पे तुम लास्ट में देखना कि आयन बैलेंसिंग पूरा दिया है। मतलब कैटायन एनायन बैलेंस कौन करता है, पोटेशियम आयन। और नर्व इंपल्स कंडक्ट करवाने में कौन हेल्प करता है,
कैल्शियम आयन, जब कैल्शियम आयन आता है जो रिस्पॉन्स होता है वो एक दूसरे से ज़रा चली जाती है। जब हमारे ट्रांसमिशन होता है इम्पल्स तब वहाँ पे कैल्शियम आयन आता है, जब रिलीज होता है तब हमारा आगे इम्पल्स बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ तुम्हें मालूम हो जाए बायोलॉजी के फैक्टर पे, तो मैंने वहाँ तक भी मैंने जोड़ दिया। अब देखो ध्रुव फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है। अब देखो मेरा थोड़ी स्पीड तो थोड़ा लंबा बनेगा, ये बात टेंशन मत लेना, लेकिन तुम्हें अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आएगी। बस ये है कि आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, बात ये है। आप थोड़ा समय ज़्यादा दे रहे हो, इससे कोई आपकी दिक्कतें नहीं होंगी, बस ये है कि थोड़ा नॉलेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बोला दी एल्कली मेटल सो रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब बोला एल्कली मेटल की बात कर दी जाए अपनी ट्रेंड में, अपने ग्रुप में इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग ही है। अब आगे पढ़ोगे विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अदर एक ग्रुप, मतलब बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीडीएफ बढ़ता जाएगा। तो अगर मतलब ये बताओ अगर पीडीएफ बढ़ता जाएगा, जाहिर सी बात है जब पीडीएफ बढ़ा नंबर ऑफ सेल बढ़ा। पीडीएफ लाइन में जाना, ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अगर ग्रुप इंक्रीज कर रहा मतलब फर्स्ट एक ग्रुप में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं बोल पा रहे हो, ये बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस तरह इंक्रीज करेंगे उस तरह नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, और उस तरह नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने की वजह से एटॉमिक साइज, या तुम बोल सकते हो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। बोला है दी एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल आर डिस्कस बिलो। अब इससे आगे तुम्हें पढ़ना है क्या कैसे तमाम चीजें तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। बोला दी एल्कली मेटल हैव वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई बड़ी बात नहीं, 80 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि n यस की पावर 1 होता है, ठीक है। आउटसाइड दी नोबेल गैस स्टोर दी लूजली हेल्ड यस इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट बैलेंस शेल ऑफ दिस एलिमेंट। अब बोले नोबेल गैस की बाहर वाली, मतलब नोबेल गैस क्या हो सकता है, पहले चीज तो ये जानो नोबेल गैस कौन हो सकता है। हीना नीना और करीना का जिनॉन जीरोस रिपोर्ट रंजीन, मतलब सच ये आपने क्या बोल दिया 1 मिनट में। हीना नीना और करीना मतलब हीलियम नियॉन और हीना नीना और कौन हो सकता है भैया, ऑर्गन करीना क्रिप्टन जिनॉन जिनॉन रिपोर्ट मतलब रेडियम, ठीक है। तो देखो ये बात तुम्हें समझ में आ जाए, हीलियम नियॉन क्रिप्टन सॉरी हीना नीना और करीना ना, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन जिनॉन और लास्ट वाला है, अब आप देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। तो बोला नोबेल गैस के बाद, मतलब नोबेल गैस के बाद वाली तो जो होगी वो यस इलेक्ट्रॉन की लूजली चिपकी हुई होगी। मतलब नोबेल गैस अंदर, पहले नोबेल गैस के बाहर, बोला आउटसाइड दी नोबेल गैस, मतलब ये नोबेल गैस के बाहर वाली इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो काफी लूजली हेड होंगे, ज्यादा तेजी से पतले नहीं होने। बोला है इन दी आउटर मोस्ट, ठीक है, आउटर मोस्ट बैलेंस ऑफ दिस एलिमेंट में देयर देम दी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, तुम हाइड्रोजन में भी पढ़े हो, जे मैंने पढ़ाया हुआ है वहां पे भी, कि जो एल्कली मेटल होते हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये मोस्टली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शूट करते हैं। बोला दे रेडली लूज इलेक्ट्रॉन गिव टू मोनोवैलेंट, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, मोनोवैलेंट मतलब यम की पावर यहाँ पे मेटल की बात कर रहा है तो इसलिए यम की पावर प्लस कर दिया है। तो ये यहाँ पे प्लस का मतलब 8 वैलेंसी की बात कर रहा है, तो मोनोवैलेंट इसीलिए 8 वैलेंसी के पास होती है। एंड दे नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती है, वो है एल्कली मेटल। दूसरी बात यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, ये तभी फ्री स्टेट इन नेचर, मतलब ये तभी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, मतलब हैंस दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर, तभी ये फ्री स्टेट में तुम्हें पाए ही नहीं जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफिजिएशन होता है, देख लो लिथियम था, कितना एलिमेंट होता है, कितना नंबर होता है लिथियम
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो एटॉमिक नंबर थर्ड हो जाए तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना 1s2 2s की पावर 1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। अब सोडियम का कितना होता है 11 11 मतलब 1s2 2s2 2 पीसेस मतलब 6 4 10 10 और 3s1 3 क्या है 3 नंबर ऑफ सेल मतलब देख लेना सोडियम थर्ड पीरियड में होता इसलिए 3 रखे गए हैं और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए 3s1 होते हैं ठीक है। अब पोटेशियम की बात कर दिया जाए 1s2 2s2 2 पीसेस अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा तुम क्या ले सकते हो उससे नोबेल गैस और 4s1 ले सकते हो ठीक है। और ये सारी चीज ऐसे हैं ठीक है जैसे कि एक नोबेल जस्ट दिया हुआ भी है ऐसे लिखते हैं जिनॉन और 6s1 ऐसे भी तुम लिख सकते हो पूरे एलिमेंट में ठीक है। रेडॉन 7s1 जैसे ये दो लिस्ट दिया है लास्ट में एनसीईआरटी उस तरह भी तुम अपना लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे पढ़ो बोला है द अल्कली मेटल atom have the largest side in a particular period of the periodic table। alkali metal अपने अपने पीरियड में इसका बहुत लार्जेस्ट साइज होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इन दी पार्टिकुलर पीरियड मतलब एक पार्टिकुलर पीरियड की बात कर दी जाए एक पार्टिकुलर मतलब हेलिना की रफ से ऐसा नहीं जाओ हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन एक पीरियड की बात कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा साहित्य होती वो एल्कली मेटल मतलब तुम समझ रहे हो ऐसे की बात कर रहा है। जब तुम वो इस तरह जब तू लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा है लेफ्ट टू राइट मतलब इस साइड से तुम जाओगे मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऐसे ही तो जाएगा। इस साइड में ये पहला एलिमेंट होता है इस साइड में यहाँ पे जो ये एलिमेंट होता वो एल्कली मेटल होता और जो कि अपने पीरियड में अपने ग्रुप में नहीं अपने पीरियड में बहुत लार्जेस्ट साइज होगी ठीक है। अब बात क्या कर रहा है बोला इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो एटम बिकम लार्जर और एटम लार्जर हो जाएगा। मोनोवैलेंट आयन है तो मोनोवैलेंट आयन्स आर स्मॉलर देन दी पेरेंट एटम बोला है जितना एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो एटम भी लार्जर हो जाएंगे और जिसकी वजह से मोनोवैलेंट आयन बहुत छोटा हो जाएगा देन दी पेरेंट एटम ठीक है। दी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज मतलब बोला है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात कर दिया जाए तो जब हम ऊपर से टॉप टू बॉटम मतलब हेलिना की रब से फरियाद मतलब तुम ये देखो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन ऐसे नहीं जाओ ये तो तुम ऐसे जा रहे हो ना हमें किस तरह जानना है हेलिन मतलब लिथियम सोडियम और हेलिना टी पोटेशियम रुबिडियम सीजियम जब टॉप टू बॉटम आओगे तब हमारी साइज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे इसकी वजह से हमारी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। अब बोल क्या रहा है दी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीज करेगा तब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ अपने ग्रुप में आएंगे तब हमारी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगी और दे इंक्रीज इन साइज और उनका साइज इंक्रीज होता इस वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाएगी। वाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम मतलब लिथियम से लेके लिथियम पहला ध्रुव का पहला एलिमेंट है और सीजियम पहले ध्रुव का लास्ट एलिमेंट है। जब हम पहले ध्रुव से लास्ट एलिमेंट मतलब पहले ध्रुव का पहला एलिमेंट और पहले ध्रुव का लास्ट एलिमेंट जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तब उसकी वजह से साइज बढ़ेगी और साइज बढ़ेगी तो एटम की जो साइज होगी वो भी बड़ी हो जाएगी और इसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई बढ़ जाएगी। अब उसके बाद आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है deionization enthalpy of the alkali metal are considerably low and decrease down the group from the lithium to cesium
जब ऊपर से नीचे आओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिस इज द विदाउट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज। पहले तो ये बताया कि इस वजह से होता है क्योंकि साइज इतना इंक्रीजिंग हो जाता, मतलब साइज इंक्रीज चल जाती, इसकी वजह से जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कम हो जाती है। मतलब बात कर रहा है जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, मतलब टॉप पे, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और जो लास्ट में मतलब सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी साइज ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से। आउट विद दी इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा क्या बोला है? इनके न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनसे इनके पास अट्रैक्शन कम रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेल एक्सट्रीनेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। अब बोला भैया न्यूक्लियस यहाँ पे और उससे बहुत ज़्यादा दूरी हो जाने की वजह से जो पकड़ पाना, मतलब अगर बात कर दी जाए जैसे कि बात कर रहा थी, देखो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब इसके पास जो बाहर चला जाए, फिर बाहर चला जाए, फिर बाहर चला जाए, फिर बाहर चला जाए, तो इसके पास देखो जिस तरह साइज इंक्रीज करेगा तो एट्रैक्शन इसके पास कम होता है। मान लो इसका एट्रैक्शन यहाँ तक रहा और साइज कहाँ तक है, साइज तो यहाँ तक है, साइज यहाँ तक है, तो इनकी पकड़ बहुत कम हो पाएगी, बहुत कम पकड़ पाएंगे, और जिसकी वजह से इनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आउटर वाले में, मतलब इस वाले में है, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो जाएगी। क्या बात समझ में? कोई बड़ी बात नहीं था यार, कोई बड़ी बात नहीं है, सब बहुत हल्की रही है। बोला है दी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाए ना। हाँ, अब उसके बाद बोला दी हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल आयन डिक्रीज दी इंक्रीजिंग आयनिसाइड। जिस तरह हमारे आयनिसाइड का जो आयनिसाइज होगी वो इंक्रीज करेगा तो हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा। क्या बोला? आयनिसाइड मतलब एटॉमिक साइज जिस तरह इंक्रीज करेगा उस तरह हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। मतलब सबसे ज़्यादा साइज इतनी तो सबसे कम आयन हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिथियम थी, सोडियम थी, फिर पोटेशियम थी, फिर रुबिडियम थी, फिर सीजियम थी। ये नीट PY2 पूछा गया है, जरा याद कर लेना, थोड़ा हाईलाइट कर लो, वहाँ पे 3 स्टार बना लो, क्योंकि ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। और पूछा गया है तो इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया अभी तक पूछा नहीं गया, ऐसा ये मत समझिए, पूछा जा सकता है। फिर वहाँ पे तुम ऐसे चेहरा मत बना लेना जैसे कि तुम्हें कुछ आता ही ना हो। इसलिए मैंने पहले से हर एक लाइन इसीलिए तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके एकदम बढ़िया टिक मारो और एकदम हंसते रहो मेरी तरह, ठीक है। लिथियम plus have maximum degree of dehydration and this region lithium salt are mostly hydrated। अब बोला यहाँ पे बहुत बड़ी बात बोली, लिथियम प्लस की बात कर दिया जाए, उसकी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर सोडियम की बात कर दिया जाए, अगर अगर बोला लिथियम के साथ सॉल्ट, मतलब लिथियम सॉल्ट तब बनाएगा LiCl.2H2O, ये एक सॉल्ट बना दिया तो लिथियम सॉल्ट आर दी मोस्टली हाइड्रेटेड, मतलब लिथियम प्लस टू मैक्सिमम हाइड्रेशन है ही, प्लस लिथियम सॉल्ट का भी हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एट द कंपेयर ऑफ लिथियम प्लस चार्ज। और जो चीज़ ये पूछा जा चुका है LiCl.2H2O, ठीक है, इसलिए याद रखिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग हंसते हंसते खत्म किए। ऑल दी एल्कलाई मेटल, अभी तक तुमने जितने भी एल्कलाई मेटल पढ़े वो सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड दी लाइट होते हैं, लाइट मेटल बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, क्योंकि इनकी साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, मतलब लार्ज साइज होते हैं। दीज एलिमेंट हैव लो डेंसिटी, इनके पास डेंसिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जब हमारे टॉप से बॉटम की तरफ हम जाते हैं तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप लिथियम टू सीजियम। बोला जब हमारा इंक्रीज डाउन द ग्रुप होता है तो लिथियम टू सीजियम तक उसकी साइज बढ़ती जाती है, और बढ़ती जाती है साइज, इसकी वजह से डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है।
हाउएवर पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछा है। जैसे कि तुमसे कभी भी पूछेगा पोटेशियम लाइटर देन सोडियम कि सोडियम लाइटर देन पोटेशियम, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। ये बात इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। The melting and boiling point of the alkali metal are low, indicating weak metallic bonding। अगर इनकी एल्कलाई मेटल की बात कर दी जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत कम शो हो रहा है, सम इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है ये बहुत कमज़ोर होती है। और क्यों कमज़ोर होती है? क्योंकि इनके पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। बोला है metallic bonding due to a presence of only a single valence electron in them। मतलब एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी जो बॉन्डिंग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है वो बहुत वीक होती है। The alkali metal are there and their salt impart characteristic of the color of the oxidizing flame। और जो लिथियम प्लस और लिथियम प्लस LiCl.2s2 मतलब लिथियम प्लस की बात कर रहा है और लिथियम साल्ट की बात कर दिया जाए, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे? ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? कलर में। और कलर में पार्टिसिपेट करने का मतलब वो फ्लेम टेस्ट देते हैं, और फ्लेम टेस्ट देने का मतलब ये होता है कि हम उनका टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये टू करते दिस इज बिकॉज दी हीट फ्रॉम मतलब पहले लिथियम क्लोराइड सॉल्ट तो मतलब लेंगे, फिर उसे हीट देंगे, और हीट देने के बाद जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड हो जाने की वजह से ये इसकी एनर्जी हायर एनर्जी लेवल हो जाती है। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक द ग्राउंड स्टेट देन इमिशन एंड रेडिएशन। जब ये एक बार हायर में चला जाएगा और हायर इलेक्ट्रॉन फिर हमारे लोअर इलेक्ट्रॉन में आएगा, लोअर में आएगा, तो उसमें बहुत सारे रेडिएशन इमिट कर जाएगा और इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम एज गिवन बिलो। अब उसके बाद चलते हैं। दोस्तों एक बात बताऊं, पानी पी लो, इससे क्या होता है माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैंने अभी वाटर ड्रिंक किया है, इसलिए थोड़ी स्टॉप किया मैंने वीडियो। आप भी वाटर ड्रिंक कर लो जिससे कि आपको थोड़ी माइंड और रिलैक्स हो जाए और बढ़िया से समझ में आए। अब देखो जो क्रिम्सन मतलब लिथियम जो होता है ये कौन सा कलर शूट करता है भैया? पूछा गया है एनसीईआरटी में, पूछा गया है नीट में ये बात, जो लिथियम होता है क्रिम्सन रेड शूट करता है, और ये जो सोडियम होता है वो येलो शूट करता है, और जो हमारा पोटेशियम होता है ये मेरा वायलेट शूट करता है, और हमारा ये रोबेडियम होता है ये हमारा रेड वायलेट शूट करता है, और ये हमारा ब्लू शूट करता है सीजियम। इतना मैं कोई ट्रिक नहीं दूंगा बच्चा। एक बात बताऊं मैं, जितना अच्छे तुमने लगता है ट्रिक से याद कर सकते हो उतना अच्छे से बल्कि तुम पढ़ के याद कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक उतना अच्छा नहीं। ट्रिक मान लो लड्डी सपोज ईट वर्ड भी बोला जो कि तुम्हें आता भी होगा वो भी चला जाएगा। मेरे हिसाब से मेरा सिद्धांत ये है कि भैया तुम डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिक्कत होती कितने कलर है, कितना तुम्हें 10 बार याद करना है, 12 बार, कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 5 कलर याद करना, उसमें भी दिक्कत। और 5 कलर बेरिलियम में याद करना है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, टोटल 10 कलर आपको याद करना, उससे ज़्यादा याद करना नहीं, याद करना है क्या तुम्हें? तो ज़्यादा सोचना पड़ेगा। 10 कलर है भाई, सिंपली याद कर लो। लिथियम था क्रिम्सन रेड, सोडियम था येलो, पोटेशियम था वायलेट, रोबिडियम था रेड वायलेट, ऑक्सीजियम था ब्लू। ठीक है, बस इतने से याद करना और इतने से में तुम लोग ट्रिक ढूंढते रहते हो। एल्कली मेटल कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट। और जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो हम कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि ये फ्लेम टेस्ट करने के बाद ये कलर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें एल्कलाइन मेटल तो हम पहचान सकते हैं। कैन बी डिटरमाइंड बाय द फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बोला है दीज एलिमेंट व्हेन irradiated with light, जब लाइट के irradiated रहेगा तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब may be sufficient to make an atom or lose electron।
इसमें जब मोर मतलब बहुत ज़्यादा सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाए, चाहे वो अपने ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन लूज चलते एसाइड चल दे जाए, साइड मतलब हायर एनर्जी में चला जाएगा या कहीं पे भी चला जाएगा, उस ऑर्बिट को छोड़ देगा। अब उसके बाद देखो, अब तुम्हें मालूम पड़ा यहाँ पे 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, 87 है। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। और एटॉमिक मास ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये तुम्हें मालूम है। तो ये सारी चीज़ तुम अपने से पढ़ लेना, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती यार, इसमें सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, ठीक है। सीजियम एंड पोटेशियम, हाँ ये बात तुम्हें फिजिक्स में पढ़े होते, जब सेमीकंडक्टर पढ़े रहे होते वहाँ पे, कि जो हमारा सीजियम और पोटेशियम जो होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेलों में यूज होता है, सीजियम और पोटेशियम, ठीक है। अब उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर दिया जाए। दी अल्कलाई, इतना टाइम हो रहा, हाँ चलो। दी अल्कलाई मेटल आर दी अल्कलाई मेटल आर हाईली रिएक्टिव। अल्कलाई मेटल जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों? क्योंकि इनकी साइज बहुत ज़्यादा होती है और लो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है। दी रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट इंक्रीज डाउन द जीरो। अब उसके बाद रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। अब बोला एयर की बात कर रहा है, तो दी अल्कलाई मेटल जो कि ड्राई एयर मतलब समझते हो, ड्राई एयर का मतलब होता है जो ड्राई एयर, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं रहती है, इट इज ड्यू टू अ फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड। बोला ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके ऑक्साइड बनते हैं, इसलिए एल्कली मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो ड्राई एयर में ही होती है, और ड्राई एयर के कारण ये एल्कली मेटल फॉर्मेशन करते हैं, किसका? ऑक्साइड, when which in turn react with moisture to form hydroxide। और जब इन्हें सुनो, ड्राई एयर से जब ये रिएक्ट करते हैं तब तो ये फॉर्मेशन करते हैं ऑक्साइड का, लेकिन जब इन्हें थोड़ी सी भी मॉइस्चर मिल जाता है, मॉइस्चर मतलब हल्की सी भी नमी मिल जाती है, तो ये फॉर्म कर देते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या फॉर्म कर देते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। क्यों बड़ी बात नहीं है? क्योंकि तुम जानते हो जब हम ड्राई एयर में रखते हैं तब वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जब उन्हें मॉइस्चर मिल जाता है तब क्या बना लेते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। और अगर इन्हें बंद कर लिया जाए, बंद मतलब जला दिया जाए, तो ये विग्रसली इन ऑक्सीजन फॉर्मिंग ऑक्साइड। और जब इन्हें हीट दे दिया जाए तो ये किसके फॉर्म में निकल जाएंगे? ऑक्सीजन फॉर्मिंग मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में ये निकल जाएंगे। लिथियम फॉर्म मोनो ऑक्साइड, जाहिर सी बात है तुम जानते हो। सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड। अब देखो, लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, कोई बड़ी बात नहीं। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट बात है लेकिन तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डी आउटर मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड, मतलब बोले लिथियम जो होता है वो मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, उसके अलावा जितने मेटल होते हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। भैया फिर से याद कर लो, तीन चार चीज़ याद कर लो। लिथियम जो होता है वो क्या बनाता है? मोनो ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। और उसके अलावा जितने मेटल हैं वो क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड, ठीक है। दी सुपर ऑक्साइड O2 माइनस स्टेबल। अब बोल रहे हैं सुपर ऑक्साइड क्या स्टेबिलिटी होती? O2 माइनस। आयन आर दी स्टेबल ओनली इन दी प्रेजेंट ऑफ द लार्ज टाइम्स सच एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। 4Li O2 मतलब लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बना देते हैं? Li2O। ये पूछा हुआ है PYQ में, तुम देख लेना, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं, इसी तरह Na O2 से रिएक्ट करेगा तो Na2O2। तो ये क्या बनाया? सोडियम क्या बनाया था अभी? पर ऑक्साइड। और बाकी जितने मेटल हो रहे मतलब लिथियम सोडियम तो छोड़े, बाकी जितने हो रहे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये साइड क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड। लिखा भी है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड। तो देखो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, तुम क्या रखते हो? तुम्हें लगता है कि यार लिथियम ऑक्साइड बनाता है, तो ऑक्साइड बनाता है फार्मूला तो याद रखो ना। तुम्हें क्या याद रखना? मैं तो एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ, तुम याद क्या रखते हो? तुम ये चीज़ याद रखो, लिथियम ऑक्साइड बनाता है तो तुम जानते हो ऑक्साइड बनाता है, वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन फार्मूला क्या होता है? Li2O।
Li2O ऑक्साइड बनाएगा, और जब पर ऑक्साइड बनाएगा तो ऑक्सीजन पे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 हो जाएगा। पर ऑक्साइड जब बनाएगा देखो Na2O2, ठीक है, और सुपर ऑक्साइड MO2 हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन पे 2। तो इंपॉर्टेंट बात है, जब ऑक्साइड हो जाए तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं हो जाए, Li2O। सुपर ऑक्साइड हो जाए तो Na2O2, और MO2 ये मेटल ऑक्साइड मतलब पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर रहा है, ठीक है। अब उससे बोला इन दिस ऑक्साइड डी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रहा वो +1 हो रहा। लिथियम शो एक्सेप्शन। अब लिथियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या होता है ये देखो, ये रिएक्टेडली करेगा, डायरेक्ट रिएक्ट रहेगा तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जब डायरेक्ट रिएक्ट रहेगा तो ये क्या बना लेगा, नाइट्राइड बना लेगा। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये देखो, जब लिथियम जब डायरेक्टली नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंट ऑफ एयर, lithium show exceptional behavior in reacting directly with नाइट्रोजन। जब लिथियम डायरेक्ट नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंट ऑफ एयर तो क्या बना देगा, नाइट्राइड। क्या फार्मूला होता है, Li3n। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आने का चांसेस है, इसलिए याद लो। बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिविटी, इतनी रिएक्टिविटी एयर के साथ बहुत ज़्यादा होती है, और वाटर, और सुनो इसी वजह से इसे लिथियम तो एयर में, मतलब एयर के प्रेजेंट में नहीं आने देता। क्यों, क्योंकि लिथियम और एयर से तुरंत रिएक्ट कर देता है, बोल रहा है बिकॉज ऑफ द हाईली रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, मतलब इसीलिए लिथियम तो एयर के प्रेजेंट में नहीं रखा जाता है। क्यों, एयर उससे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और एयर रिएक्टिव होता है तो लिथियम के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेगा, और वाटर एल्कली मेटल आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। और बोल रहा है क्या, एयर और वाटर के साथ तो भैया लिथियम बहुत तेजी से रिएक्ट कर लेगा, लेकिन इसीलिए अब भाई कोई चीज रिएक्ट बहुत तेज वाटर के साथ एयर के साथ तो रखा कहाँ जाए भाई, वैक्यूम में रखा जाए, और वैक्यूम में नहीं रखा जाता है। मेनली लिथियम कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है, क्यों रखी जाती है, क्योंकि जो एयर और वाटर की रिएक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से लिथियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से एयर के साथ या वाटर के साथ बहुत तेज रिएक्ट कर लेता है, और वो ऑक्साइड बना देता है। इसलिए जो लिथियम जो होता है वो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। अब आगे देखिए, देखो वाटर से जब रिएक्ट करता है अल्कलाइन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। बस यही चीज़ याद कर लो कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इसका फार्मूला याद कर लेना, नहीं तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस एक लाइन ये याद कर लो, सोडियम इज आ लीस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है। जो सोडियम की बात कर दिया जाए ये लीस्ट नेगेटिव होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं होता, ये तो मैंने प्रॉपर्टी में जब पढ़ाया था तब मैंने ये सारी चीज़ ट्रबल कर ली है, ठीक है। इसलिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस ये याद करना है कि एल्कली मेटल रिएक्ट विद डाई हाइड्रोजन एट 673। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, और लिथियम के लिए लिथियम क्यों ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, अच्छा ये बता दिया जाए, लिथियम तो क्यों ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, क्योंकि लिथियम की बात कर दिया जाए ये न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं, और बहुत पास होने की वजह से इनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, और इन्हें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर आते हैं। इसलिए लिथियम को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है टू फॉर्म हाइड्राइड। क्यों, हाइड्राइड बनाने के लिए, ठीक है, देख लो। और एल्कली मेटल की हाइड्राइड जो होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, आयनिक होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। हैलोजन के साथ जब रिएक्ट होता है दी एल्कली मेटल रिएडली रिएक्ट वाइब्रेशनली विद दी, हाउएवर लिथियम हैलाइड आर समवॉट ट्रोवैलेंट। लिथियम हैलाइड जो बनेगा वो ट्रोवैलेंट इन नेचर का होगा। क्यों, इट इज अ बिकॉज ऑफ दी हाई, इट इज अ बिकॉज ऑफ दी हाई पोलराइजेबिलिटी। इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि इसके पास हाई पोलराइजेशन बिलिटी होती है, जिससे कि लिथियम आयन तो
ये आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और लिथियम और जब कोई हैलाइड ज्वाइन होता है तो ये क्या बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, क्यों? अब यही पूछा जा रहा है रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन, मतलब जब हमारा एल्कलाई मेटल, जब हमारे लिथियम या कोई भी लिथियम हैलाइड जब बनाया जाता है कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा, कोवैलेंट, आयनिक, रेड आयनिक, मेटेलिक, कोई भी तो वंडरवॉल तुर भी दे दिया जाए तो क्या बोलोगे, कोवैलेंट। और पूछे जाए क्यों, पूछा जाएगा अभी एसेशन रीजन में पूछा जाएगा कि lithium halide are somewhat covalent in nature due to रीजन दे देगा ड्यू टू पोलराइजेशन, या ये भी ले सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो तुम्हें हर चीज जानना है ये क्यों पूछेगा भी, इट इज अ बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन। ये तुमसे एसेशन रीजन में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बोला दी एल आई प्लस आयन वेरी स्मॉल इन साइज, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, हाईली टेंडेंसी हैज हाई टेंडेंसी टू अ डिस्ट्रॉट इलेक्ट्रॉन तो क्लाउड अराउंड दी निगेटिव हैलाइड आयन। और ये बोला है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा भूत सवार नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनके पास होता है। दी एनायन विथ लार्ज साइज कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड एमन हैलाइड लिथियम आयोडाइड इन द फॉर्म कोवैलेंट इन नेचर। अब ये बताओ आयोडीन की बात कर दिया जाए, हैलाइड में अदर हैलोजन की बात कर दिया जाए तो जो मेनली पूछा जाए जो लिथियम के साथ कौन सबसे ज्यादा मतलब कौन सा पावरफुल कोवैलेंट इन नेचर में रहेगा, तो भैया लिथियम आयोडाइड जो होता है मोस्टली ये कोवैलेंट इन नेचर का होता है। लिथियम आयोडाइड जो होता है कोवैलेंट का होता है मेटेलिक, तो मोस्टली लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवैलेंट इन नेचर, और कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। अब बोला दी एल्कली मेटल आर स्टोन रिड्यूसिंग एजेंट, जानते हो लिथियम बिलोंग मोस्ट एंड सोडियम दी लीस्ट पावरफुल, आगे ही मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बोला है दी हाइएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अराउंड दी हाई नेगेटिव मतलब ई माइनस वैल्यू एंड दी हाई रिड्यूसिंग पावर, इसके पास हाईली नेगेटिविटी पावर होती है और हाईली रिड्यूसिंग पावर होती है। मैं क्वेश्चन अगले जब लास्ट ये दोनों मैं चैप्टर पूरा करवा दूंगा तब मैं इंटेक्स क्वेश्चन लूंगा, इसका मात्र मिनिमम आधे घंटे का होगा। ठीक है, अब बोला दी एल्कली मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, और लिक्विड एल्कली मेटल तो जब हम लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व करते हैं तो ये हमें कौन सा कलर शो करते हैं, डीप ब्लू सॉल्यूशन। या पूछ लेगा कौन से ऐसे मेथड से हम जब एल्कली मेटल तो लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो ब्लू कलर शो करता है, एल्कली मेटल शो करता है। तो तुम जानते हो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, बस बता देना कि लिक्विड इन लिक्विड अमोनिया। तुमसे क्या पूछ सकता है, तुमसे इसमें क्या पूछ सकता है एल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डाल दिया जाए तो कौन सा कलर देगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और ये ब्लू कलर क्यों आता है, डीप ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये तो दो क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, पहले पूछ सकता है जब एल्कली मेटल तो हम अमोनिया में लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व कर दे कौन सा कलर देगा, तो जो कि डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है। और क्यों देगा, क्योंकि इसके पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच एब्जॉर्ब, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है हाईली एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट एंड दस इम्पार्ट ब्लू कलर, और ये फ्लेम दे देता है जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके यूजेस क्या होता है एल्कली मेटल से ये पढ़ लेते हैं। लिथियम मेटल इज यूज टू अ मेक यूजफुल एलॉय, एलॉय बनाने के लिए लिथियम मेटल का उपयोग करते हैं, विच लीड टू मेक वाइट मेटल, और जो कि सफ़ेद मेटल वाइट मेटल जितने भी बनते हैं वो हमें लिथियम मेटल का ही उपयोग होता है। बेरिंग फॉर द मोटर इंजन, जैसे कि कभी कभी तुम देखे हो जैसे इंजन में जो इंजन होता है बहुत वाइट कलर का रहता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम लिथियम मेटल का उपयोग करते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम का कहाँ उपयोग होता है, एयर, जब एयर क्राफ्ट मतलब तुम जानते हो जो एरोप्लेन का जो आउटर लेयर होता है ये एल्युमिनियम का बनाया जाता है विथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ मेड
आर्मर प्लेट उससे जो तुम्हें लगता है जो एरोप्लेन बनता है या एयरक्राफ्ट में जितने भी इंजनें बनती हैं उससे बाहर एल्युमिनियम लगा दिया जाता है क्योंकि एयरक्राफ्ट में कोई भी ऐसा काम होता होगा हमसे वो लेना देना नहीं, हमसे क्या लेना देना है ये कहाँ उपयोग होता है बस इतना जानो। एयरक्राफ्ट के पार्ट में मतलब जब जो एरोप्लेन में बनता है वहाँ पे हमें एल्युमिनियम का एक प्लेट बाहर से लगा दिया जाता है जिसकी वजह से हमें उसमें हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना कर सकते। हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमारा जो एरोप्लेन है ना वो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन। थर्मो मतलब जो हीट, न्यूक्लियर रिएक्शन को बचाने के लिए हम एयरक्राफ्ट में लगाते हैं। लिथियम इज आल्सो यूज्ड इन टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिथियम और हम कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर बोला लिथियम इज आल्सो यूज्ड इन, हाँ अब बोला सोडियम कहाँ यूज होता है? सोडियम इज यूज टू मेक सोडियम और लेड एलॉय नीडेड टू मेक PbEt4 और PbMe4, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज्ड कंपाउंड वर अर्लियर यूज्ड इन एंटी नॉट एडिटिव टू पेट्रोल। जब हम पेट्रोल की खोज करते समय इस चीज का मतलब बोला सोडियम और लेड की जरूरत थी, जो कि कौन से कंपाउंड? लेड ET4, ET मतलब एलिमेंट की बात कर रहा है जो कि ET4 है, और लेड मेथिल मेथिल लेड एथिल 4 और लेड मेथिल 4 जो कि ये दोनों कंपाउंड का उपयोग करते। और हमने पता लगाया था एंटी नॉट एडिटिव टू पेट्रोल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पूछा जा सकता है, एंटी नॉट एडिटिव टू पेट्रोल हम कौन कौन से कंपाउंड से खोजे गए थे? जो कि हमारा लेड इथिल 4 लेड मेथिल 4 होता है, ठीक है। बट नाउ डे वेहिकल हैज लीड फ्री पेट्रोल। अब आज चलते वेहिकल ऐसे भी आने हैं जो पेट्रोल फ्री होते हैं, जैसे कि वहाँ पे क्या यूज करते हैं? लिथियम सोडियम लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज टू लैंड इन फास्ट ब्रेडर न्यूक्लियर रिएक्शन। और वहाँ पे हमने क्या यूज करते हैं? लिथियम सोडियम का मेटल यूज करते हैं जिससे कि टोलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ठीक है। पोटेशियम की बात कर रहा है, पोटेशियम है दी वाइटर रोल इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। तुम्हें मालूम ही चल जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया था। तो पोटेशियम कहाँ पे इन दी पोटेशियम कहाँ उपयोग होता है? तुम्हारे फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजर। फिर पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज टू दी मैन्युफैक्चर ऑफ द सॉफ्ट सोप। तो हम नहाने वाली जितने भी साबुनें यूज करते हैं वहाँ पे भी पोटेशियम पर हाइड्रो ऑक्साइड यूज होता है। इट इज आल्सो यूज एट दी एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ द CO2, और जो कि ये बहुत अच्छा CO2 तो एब्जॉर्ब कर सकता है। और सीजियम इज यूज एट ए डिवाइड्रिन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। सीजियम तो जाहिर सी बात है, जब हमारा जो तुम चार्ज करते हो अपने इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, जैसे कि अब तो इन्वर्टर भी आता है कि सोलर पैनल ला देते हैं तो वहाँ से चार्ज होता है। क्योंकि वो सीजियम प्लेट का बना हुआ है, और सीजियम में इलेक्ट्रॉन तुरंत जैसे ही हाई लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। इस वजह से हम सीजियम का उपयोग करते हैं। अब देखो क्या होता है, अब उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये बोलते रहे ऑन कंबसन इन एक्सेस ऑफ द एयर लिथियम फॉर्म मेनली ऑक्साइड। जब हम एयर के पतझड़ में लिथियम तो कंबसन करते हैं तो हमारा लिथियम ऑक्साइड बनाता है, और सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड। तो ये बताने की जरूरत है नहीं, अभी तुमने पढ़ा था। अब उसके बाद क्या बोला है? अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड M2O ऑक्साइड बनाता है, M2O2 पर ऑक्साइड, MO2 सुपर ऑक्साइड में बी प्रिपेयर the increased stability of the peroxide superoxide of the size of metal ion increases due to a stabilization of the larger anion of the larger cation through the lattice energy। lattice energy क्या होता है? 8 मोल एनर्जी तो निकालने की, मतलब बोला जाए कि जब कोई एलिमेंट को सेपरेट करते हैं उसमें जितनी एनर्जी दी जाए उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये केमिकल बॉडी में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, ये तो सारे केमिकल है।
अब इधर आ जाते हैं, तो 6 नहीं, अब खत्म होने वाला है। द हाइड्रो ऑक्साइड व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द ऑक्साइड विथ वाटर ऑल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है। जब हाइड्रो ऑक्साइड की बात कर लिया जाए तो हाइड्रो ऑक्साइड से हमें क्या ऑब्टेन्ड होता है, तो हमारे वाटर, जो हमारा ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से, तो हमें क्या मिलता है, ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारे सफ़ेद कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलते हैं, जो कि हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करता है, मतलब वाटर और ऑक्साइड हमें रिएक्ट करते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, और जो कि हमें क्या मिलता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दी अल्कली मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दी ऑल बेस। इंपॉर्टेंट बात, 3 स्टार बनाइए वहाँ पे। थ्री दी अल्कलाइन मेटल हाइड्रो ऑक्साइड आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेस एंड डिजॉल्व फ्रीली इन वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ मच। तो इधर अब हो चुका है ना, इधर हो चुका है। हैलाइड भी कुछ नहीं, मैंने जितना पढ़ाया है उतना सारी चीज़ हो चुका है। बोल क्या रहा है, अब आगे देखो। बोला है दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज फॉलो इन ट्रेंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा इसी तरह तुम याद करना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑल दीज हैलाइड आर सोल्यूबल इन वाटर, और ये सारे हैलाइड जो होते हैं सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लो सोलिबिलिटी ऑफ दी LiF इट बोला है। अगर लिथियम फ्लोराइड की बात कर दिया जाए तो वाटर में इनकी सॉलिबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास हाईली लैटिस इंथैल्पी होती है, वेयर एट लो सॉलिबिलिटी इज सीजियम आयोडाइड, और सॉलिबिलिटी सबसे कम किसकी होती है, सीजियम आयोडाइड। अब इनका क्यों होता है, क्योंकि सीजियम और आयोडाइड इट इज द ड्यू टू अ स्मॉलर हाइड्रेशन इंथैल्पी। इन दोनों की हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत कम होती है। बेटा इस पूरे पैराग्राफ तो 3 स्टार कर लो, ये पूछा ही जाना है, पूछा ही जाना, इसमें क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। बोला एथेनॉल, एसीटोन और एथिल लैटेट, जैसे कि LiCl इज अ सोल्यूबल इन पायरिडीन आल्सो, LiCl इज अ सोल्यूबल इन पायरिडीन आल्सो। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाए ये तीनों, ठीक है। तो बस अब आज के लिए इतना छोड़ो, फिर उसके बाद अब अगले वीडियो में इसका यूजेज हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए भाई, अगले लेक्चर में आप तो जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, जैसे कि बने रहिए, देखते रहिए बराबर। एकदम इम्पोर्टेंट नोट चला, इम्पोर्टेंट सारी चीज़, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलिए। थैंक यू फॉर ऑल डेज।